Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 11th Maths NCERT Chapter 7 Permutations and Combinations Exercise 7.1 Introduction. 7th chapter है बेटा, कौन सा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। आप 11th क्लास की बात कर लीजिए तो पूछे ही जाएंगे। साथ के साथ जैसे ही आप कंपटीशंस में जाएंगे, जैसे एसएससी है, बैंक, फिर उसके बाद कैट है, जेई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंट्रेंस हैं, मीन्स हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दैट्स क्लियर। तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल प्रॉपर वे से आपको इसके ऊपर काम करना होगा। अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर वे से अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को फील नहीं किया तो बेटा ये क्वेश्चन से समझ में नहीं आएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आपको नहीं आएगा। अगर हम 11th क्लास की बात करें एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप उनको कर सकते हो, उनको रट सकते हो, लेकिन जब जैसे ही न्यू क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चंस को फील नहीं किया तो। दैट्स क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में लिमिटेड फार्मूले हैं, ये नहीं कि बहुत सारे फार्मूले हमें उनको यूज करना है, बहुत लिमिटेड फार्मूले हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। दैट्स क्लियर। तो इसके अंदर क्या है बेटा, लिमिटेड फार्मूले मैं लिख देता हूं, लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूले, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, हाउ टू अप्लाई, उनको अप्लाई कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूलेज हैं, वो जहाँ पे जो सा फार्मूला यूज होगा मैं वो आपको बताता चलूंगा, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। दैट्स क्लियर। इन क्वेश्चंस को, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का मैंने एक मेथड निकाला। वो मेथड क्या है, सबसे पहले आपको फोकस रखना है। फोकस अगर नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस पे पढ़ते समय फोकस जरूर रखना है। देन उसके बाद उस क्वेश्चंस को आपको फील करना है। क्या करना है, फील करना है। और देन लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, सोल्व, और उसके बाद उसको मैं सोल्व कर देंगे। दैट्स क्लियर। ये तीन, इनको मैं मंत्र बोलता हूं बेटा। मंत्र है हमारा कि पहले फोकस करेंगे, उसको फील करेंगे, देन उसको सोल्व करेंगे। दैट्स क्लियर। अगर ये तीन चीजें हमने अच्छे से कर ली हर क्वेश्चन में तो बेटा देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन कोई न्यू क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ गया, न्यू प्रॉब्लम कोई आ गई तो आप उसको भी सोल्व कर सकते हो। दैट्स क्लियर। तो हमें बहुत ही अच्छे से इन चीजों को सीखना है। ठीक है, तो करते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट। मान लो मैंने अल्फाबेट ले लिए, इंग्लिश अल्फाबेट ले लेता हूं बेटा मैं, ABCDEFG और H। ठीक है, कितने हो गए, 2 4 6 और 8। तो मैंने टोटल लेटर ले लिए 8, टोटल लेटर्स कितने, ये 8 है। ठीक है, और मैं यहां से बोलता हूं कि सेलेक्ट एनी 3, यहां से मैंने बोला कि सेलेक्ट एनी 3। अगर मैं क्लास में ये बोलता हूं बेटा कि ये लेटर्स हैं आपके सामने और इन उसमें से सिलेक्ट करो एनी 3, तो इट मीन्स क्या करेंगे बच्चे, सिलेक्शन करेंगे। अब हर बच्चा अलग सिलेक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो क्या पता किसी बच्चे ने जो सिलेक्शन किया होगा वो ABC कर दिया हो, या क्या पता किसी बच्चे ने BCD किया हो, या क्या पता किसी बच्चे ने AFG कर दिया हो। दैट्स क्लियर। तो ऐसे ऐसे करते वो कितने सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हो सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन कर रहा है ABC, ये क्या हो चुकी है, कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। BCD का भी क्या हो चुका है, एक कॉम्बिनेशन बन चुका है ये, तो ये भी क्या हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है। सेम AFG भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या बन रहे अल्फाबेट से, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला कि सिलेक्ट एनी 3, तो हर बच्चा अलग अलग सिलेक्ट कर रहा है और सिलेक्ट करके ये कंप्लीट क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। दैट्स क्लियर। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। क्या आ जाएगा लास्ट में, S।
क्या बोलते हैं इनको, सभी को हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। दैट्स क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ combinations, total number of combinations as resultant process of selection or election। हम इनको सिलेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर क्या भी बोल देते हैं बेटा, इलेक्शन भी बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने अल्फाबेट बोला, उसके बाद अल्फाबेट से मैंने बोला कि सिलेक्ट एनी थ्री। तो जब आपने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया तो क्या बने, कॉम्बिनेशंस बने। देन उन सारे कॉम्बिनेशंस को हमने क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशंस। इट मीन्स जब भी हम कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, टू find out the total number of combinations has resultant process of selection or election। that's clear। मीन्स जब भी कॉम्बिनेशंस की बात होगी तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। क्लियर है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इट मीन्स जहां पे कॉम्बिनेशन की बात आई या इलेक्शन की बात आई तो मीन्स हम कॉम्बिनेशन की बात आते क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे या फिर इलेक्शन करेंगे। दैट्स क्लियर। उसके बाद आते हैं परमुटेशन पे। मान लो जैसे ये कॉम्बिनेशन है एबीसी, क्या है एबीसी एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उठा लिया हमने, ये एबीसी, ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हमने उठा लिया और ये हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी। दैट्स क्लियर। अब इस एबीसी को मैं बोल रहा हूं कि इसको रीअरेंज दें, मीन्स इस एबीसी को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब जैसे एबीसी है तो किसी बच्चे ने उठा के वापस यही बोल दिया कि ए बी सी। कोई बच्चा बोल सकता है कि ए सी बी, कोई और बच्चा बोल सकता है कि सी ए बी, कोई और बच्चा बोल सकता है कि बी ए सी, कोई और बच्चा बोल सकता है बेटा कि बी सी ए। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। बोलो, एबीसी था एक एबीसी क्या थी, एक कॉम्बिनेशन हमने उठाया था, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद उसको हमने क्या किया है, रीअरेंज देम। क्या किया है, रीअरेंज देम। यहां से हम क्या सीखने जा रहे हैं, परमुटेशंस के बारे में। ठीक है, इस एबीसी को रीअरेंज किया तो ऐसे इन तरीकों से हमने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। दैट्स क्लियर। अब जो ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है एबीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम परमुटेशन। जैसे इन सभी को हमने क्या बोल रहे थे, कॉम्बिनेशन, सेम ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ये सभी क्या हमारे पास है, परमुटेशन। दैट्स क्लियर। और इन सभी को जितने भी परमुटेशंस आए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हमें परमुटेशंस बोलते हैं। दैट्स क्लियर। मीन्स जब भी परमुटेशंस की बात आएगी तो क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे या फिर बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट करेंगे। इस एबीसी को क्या किया हमने, अरेंजमेंट किया है। एबीसी को हमने अरेंजमेंट, मीन्स जहां पे अरेंजमेंट की बात होगी वहां पे क्या आएगा, परमुटेशन आएगा। या जहां पे परमुटेशन की बात होगी वहां पे हमें अरेंजमेंट करेंगे। दैट्स क्लियर। कॉम्बिनेशन कहां पे था, जहां पे सिलेक्शन या इलेक्शन होता है। परमुटेशन कहां पे है, जहां पे अरेंजमेंट या रीअरेंज की बात हो वहां पे परमुटेशन। दैट क्लियर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट, यहां पे हम लिखेंगे वी हैव to find out total number of permutation। हम ऐसे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। क्लियर यहां तक। या उसके बाद हम इसी में लिख सकते हैं बेटा क्या, कि टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ
total number of ways to form or make or make or arrange after after resultant of arrangement। बस मैंने जो आपको बताया उसी बात को किस में लिखा है, लैंग्वेज में लिखा और कुछ नहीं किया है। दैट्स क्लियर। मीन्स यहां से हमने क्या सीखा बेटा कि जहां पे सिलेक्शन या इलेक्शन की बात होगी वहां पे कॉम्बिनेशन आएगा, जहां पे रीअरेंज आ जाए या फिर मेक आ जाए या अरेंजमेंट की बात आ जाए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, परमुटेशन यूज करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन बेसिक चीजें बताई हैं, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब इस कंप्लीट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बेटा इस कंप्लीट चैप्टर में हम या तो परमुटेशन के बारे में होगा, मीन्स कंप्लीट जो एक्सरसाइज होगी आपकी वो परमुटेशंस के ऊपर बेस्ड होगी, दैट्स क्लियर, या फिर कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होगी कंप्लीट एक्सरसाइज। क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल सारा काम साफ साफ दे रखा है, अलग अलग दे रखा है सब कुछ, ठीक है। कंप्लीट परमुटेशंस की प्रॉब्लम मिलेंगी या कंप्लीट कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम मिलेंगी, या फिर आपको क्या मिल सकता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड, मीन्स दोनों का यूज करना होगा उस क्वेश्चन में। क्लियर है। ये तीन प्रॉब्लम हमें इस चैप्टर के अंदर सोल्व करनी होगी। और परमुटेशन बेस्ड पे भी बिल्कुल अलग से एक्सरसाइज दे रखी है, जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। कॉम्बिनेशन बेस्ड पे एक्सरसाइज 7.4 है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है बेटा मिसनेलियस, ठीक है, मिसनेलियस एक्सरसाइज। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ 40-50 के आसपास क्वेश्चन है। हम उनको बिल्कुल प्रॉपर वे से करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि एनसीईआरटी करनी है। हम उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पहले फोकस देन फील एंड देन सोल आउट, दैट्स क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और देखना लास्ट में जब कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे तो हम देखेंगे हमें बहुत कुछ आ रहा है, दैट्स क्लियर। तो हमें बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। अब इनको सोल्व करने के लिए जो मैं चीज चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। although there is a technique, कुछ क्वेश्चन जो 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज में उसको हम टेक्निक से सोल्व करेंगे। तो although there is a technique to solve the problem of permutation and combination with a technique called as फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो टेक्निक होगी वो कौन सी होगी बेटा, हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये वो हमारे प्रिंसिपल होगा जिससे हम, वो टेक्निक बोल लीजिए जिससे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा एफ पी सी, दैट्स क्लियर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये कम से कम बेटा हमारे 50% क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है, 50% प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं इस फंडामेंटल से, ठीक है। ये क्या फंडामेंटल है, कैसे ये अप्लाई होगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो 7.3 एक्सरसाइज में परमुटेशन बेस्ड होगा, 7.4 एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन बेस्ड होगी और मिसलेनियस एक्सरसाइज किस पे बेस्ड, हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इस चैप्टर के 50% क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं टेक्निक से। वो टेक्निक कौन सी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या भी बोल सकते हैं, एफपीसी बोल सकते हैं, दैट्स क्लियर। तो सीखते हैं बेटा वो टेक्निक। देन उससे पहले आपको मैंने जो जो करवाया अभी तक वो आप नोट कर लीजिए एक बार। देन उसके बाद हम वो टेक्निक स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल आपको सिखाते हैं क्या है प्रिंसिपल।
जैसे एक क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट ए है, इवेंट ए है, और एक इवेंट बी है, इवेंट बी। ठीक है, इवेंट ए में क्या है, हमारे पास तीन तरह की बेल्ट हैं, T1, T2 और T3। और इवेंट बी में क्या है, हमारे पास बेल्ट है, बेल्ट कितनी है बेटा, 4, B1, B2, B3 और B4। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि आप टाई और बेल्ट्स को कितने तरीके से पहन सकते हो। ठीक है, अब ये तो बोलना नहीं है कि सर दो टाई लगा लेंगे दो बेल्ट लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो जब हम टाई 1 लगाएंगे, मीन्स ये फर्स्ट वाली टाई लगाएंगे, तो उसके साथ बेल्ट 1 भी पहन सकते हैं, बेल्ट 2 भी पहन सकते हैं, बेल्ट 3 भी पहन सकते हैं, बेल्ट 4 भी पहन सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेटा एक बार फिगर आपको, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। तो हमारे पास टाई 1, जो टाई 1 है उसके साथ हम क्या क्या पहन सकते हैं, बेल्ट 1 भी पहन सकते हैं, बेल्ट 2 भी पहन सकते हैं, और बेल्ट 3 भी पहन सकते हैं, और बेल्ट 4 भी पहन सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। सेम ऐसे ही, या फिर अब देखो, अगर टाई फर्स्ट लगाएगा वो, अगर फर्स्ट टाई लगाएगा तो उसके साथ या तो बेल्ट 1 पहनेगा, या बेल्ट 2 पहनेगा, या बेल्ट 3 पहनेगा, या बेल्ट 4 पहनेगा, या फिर या मीन्स और या फिर क्या कर सकता है वो कि सेकंड टाई पहन ले, सेकंड टाई पहन ले, इस सेकंड टाई के साथ फर्स्ट बेल्ट पहन ले, या इस सेकंड बेल्ट के साथ सॉरी टाई के साथ सेकंड बेल्ट पहन ले, या सेकंड टाई के साथ थर्ड बेल्ट पहन ले, या बेटा इसी टाई के साथ फोर्थ बेल्ट पहन ले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर या मीन्स और या फिर क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है वो कि टाई थर्ड पहन ले, और उस टाई थर्ड के साथ फर्स्ट बेल्ट पहन ले, या फिर उसके साथ सेकंड बेल्ट पहन ले, या फिर उसके साथ थर्ड बेल्ट पहन ले, या फिर उसके साथ फोर्थ बेल्ट पहन ले, कुछ ऐसा कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज उसकी बन सकती है। दैट्स क्लियर। तो इसको पहनने के कितने वेज होंगे, कितने वेज से वो पहन सकता है। तो देखो, टाई 1 पहनी मीन्स इवेंट फर्स्ट का क्या है 1, इवेंट फर्स्ट क्या है बेटा 1, इनटू बेल्ट को कितने तरीके से पहन सकता है टाई के साथ, 4 तरीके से, तो 1 इंटू 4। सेम ऐसे ही जो टाई 2 है उसके साथ बेल्ट को कितने तरीके से पहन सकता है, 4 तरीकों से, तो 1 इंटू 4। सेम ऐसे ही टाई 3 को भी कितने तरीके से पहन सकता है बेल्ट्स के साथ, 1 इंटू 4। दैट्स क्लियर। तो इट मीन्स 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, और बीच में क्या है और है, और है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। या तो ये पहन सकता, अब ये नहीं कर सकता ना कि टाई 1 भी ला ले, बेल्ट 1 भी ला ले, और टाई 2 भी ला ले और बेल्ट 1 भी ला ले, ऐसा नहीं कर सकता। या तो वो इस अरेंजमेंट को पहन सकता है, या इसको, या फिर इसको पहन सकता है। तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 हो, या 1 इंटू 4, और इन सभी को जब ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इज कितना बना, ये 12। तो मीन्स 12 वेज से वो इन टाई या बेल्ट को पहन सकता है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कितने वेज से पहन सकता है बेटा, 12 से। तो 4 प्लस 4 और प्लस 4 इक्वल टू 12 वेज। इन 12 वेज से वो पहन सकता है। ठीक है, अब हमने निकाला कैसे, क्या बार बार ऐसे ही करेंगे, नहीं। इवेंट ए में कितनी टाइज थी, 3 टाइज थी। इवेंट ए में कितनी टाइज थी, 3। और जो इवेंट बी है, इवेंट बी है उसमें कितनी बेल्ट है, 4 बेल्ट है। तो 3 इंटू 4 इज 12 वेज। कितने वेज से पहन सकता है वो, 12 वेज। दैट्स क्लियर। ऐसे हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। इवेंट ए 3 टाई थी हमारे पास, इवेंट बी में 4 बेल्ट थी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 वेज आ गया। क्लियर है। तो ऐसे कैसे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, उसको मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, जो अभी ये तक मैंने समझाया इसी को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। क्या कि इफ देर आर एम वेज, कितना बोला मैंने, एम वेज टू डू
इवेंट ए, अगर इवेंट ए में कितने वेज हैं, एम वेज है। जैसे इवेंट ए में यहाँ पे कितने थे, 3 थे, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जनरली एम लिख रहा हूँ। इवेंट ए एंड एसोसिएटेड विद ईच वे, एसोसिएटेड विद ईच वे ऑफ इवेंट ए, ठीक है। इवेंट बी कैन अकर इन एन वेज, इवेंट बी कितने वेज से अकर हो रहा है, एन वेज से, तो देन इवेंट ए एंड इवेंट बी कैन अकर, तो ए और बी इवेंट कितने वेज से अकर हो सकता है, कैन अकर m इंटू एन वेज, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, इवेंट ए में कितनी टाई थी, 3, इवेंट बी में कितनी बेल्ट थी, 4, तो 3 इंटू 4 करके 12 वेज बना। सेम ऐसे ही ए इवेंट में कितना माना है, m वेज, और बी इवेंट में कितना वेज माना है, n वेज, तो टोटल ए और बी इवेंट में कितने अकर होंगे, m इंटू एन वेज अकर होंगे। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं इवेंट ए और इवेंट बी के साथ एक थर्ड इवेंट और अकर करवा दूं, और जो थर्ड इवेंट है उसमें क्या है कि थर्ड इवेंट क्या बेटा, इवेंट सी, उसमें ले लिया मैंने इवेंट सी में कि ये कितने इनके साथ टाई और बेल्ट के साथ 2 वॉच हैं, W1 और W2 को, और कितने तरीकों से ये पहन सकता है। कौन कौन सी वॉच है, W1 और W2, और ये कितने तरीके से पहन सकता है, मीन्स ये हमने नया इवेंट लिया अभी, ठीक है, W1 और W2 वाला, ठीक है। तो देखो, टाई फर्स्ट लगाएगा तो उसके साथ बेल्ट 1 हो गया, 2 होगी, 3 हो गया, 4 होगी। अब टाई 1 पहन ली, बेल्ट 1 पहन ली, और क्या पता वॉच भी फर्स्ट वाली लगा ले, या क्या पता टाई फर्स्ट पहन ले, बेल्ट फर्स्ट पहन ले, या वॉच सेकंड वाली लगा ले, हो सकता है बिल्कुल। या फिर टाई 1 पहन ले, बेल्ट 2 पहन ले, और वॉच फर्स्ट पहन ले, या फिर टाई 1 बेल्ट 2 वॉच 2। तो ऐसे कर करके इन सभी में वो वॉच 1 वॉच 2 लेके आ सकता है बेटा, वॉच 1 वॉच 2। सेम यहाँ पे टाई 2 पहन ले, बेल्ट 1 पहन ले, और वॉच 1, या फिर उसके साथ वॉच 2 भी पहन सकता है। मीन्स ऐसे कर करके सभी के साथ कर सकता है वो काम। दैट्स क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, टाई 1 पहन ली, बेल्ट 1 पहन ली, या फिर वॉच 1, टाई 1 बेल्ट 1 वॉच 2, तो कितने बन गए, एक इवेंट यहाँ पे हो चुका था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। तो 1 इंटू 4 इंटू इवेंट सी में कितने हैं, कितने वेज हैं, 2 वेज है, तो 1 इंटू 4 इंटू 2। सेम यहाँ पे 1 इंटू 4 इंटू 2, सेम यहाँ पे 1 इंटू 4 इंटू 2। दैट्स क्लियर। तो 8 प्लस 8 प्लस 8, तो इट मीन्स इसके अंदर अगर हम इवेंट ए बी और सी की बात करें तीनों की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8, मीन्स कितना आया, 24 वेज से वो पहन सकता है, किस किस को, टाई को, बेल्ट को और वॉच को। दैट्स क्लियर। आपको बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतानी है कि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको 60-70% भी समझ में आ रहा है तो इट मीन्स बहुत ही अच्छा चला हुआ बेटा, क्योंकि ये चैप्टर वैसे बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि इसमें 3 या 4 लाइन्स में आंसर आ जाता है, बच्चों को आंसर याद भी हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो मेन चीज है, जो इसको फील करना है, जो सीखना है, वो बच्चे नहीं सीख पाते, और इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, लेकिन वो कोई मेथड नहीं है बेटा, ठीक है। बेसिक से हमें करना है, सारी चीज बेसिक से करेंगे, क्योंकि अगर कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी तो सोल्व करना है ना, तो हमें भागना नहीं है, टाइम लग सकता है लेकिन प्रॉपर वे से काम करना है। दैट्स क्लियर। तो इवेंट ए इवेंट बी हो तो हमने वेज निकाल दिया कि कितने वेज से वो पहन सकता है। अगर 3 इवेंट्स हो तो हमने बता दिया कि वो कितने तरीके से वो पहन सकता है। दैट्स क्लियर। क्लियर है। तो इसके बाद में अगर इवेंट 3 की बात करूं, कैसे हमने आंसर निकाला, तो कैसे लिखेंगे कि इवेंट ए
इवेंट ए किसको फॉलो कर रहा है, इवेंट ए बी को फॉलो किया था बेटा, टाई वाला किसको कर रहा था, बेल्ट को। तो इवेंट ए फॉलोइंग इवेंट बी, और इवेंट बी किसको फॉलोइंग करेगा, इवेंट सी को, फॉलोइंग इवेंट सी। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। इवेंट ए किसको फॉलोइंग करेगा, फॉलो करेगा बी को, बी किसको करेगा, सी को। और मान लो इवेंट ए में कितने वेज हैं, एम, इवेंट बी में मान लेते हैं कितने हैं, एन, और इवेंट सी में मान लेते हैं कितने हैं, पी। दैट्स क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट ए अकर एंड बी अकर एंड सी अकर अगर हमें निकालने होंगे तो कितने आ जाएंगे, m इंटू एन इंटू पी आ जाएंगे। क्या लिख रहा हूं मैं लास्ट में कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट ए अकर एंड बी अकर, ये बेटा एंड है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, बी अकर एंड सी अकर अगर हमें निकालने तो क्या जाएंगे, m इंटू एन इंटू पी आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। जितने जितने वेज थे इवेंट ए में, बी में और सी में, उन सभी को क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एंड और का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए हमें वो सीखना बहुत ही जरूरी है। दैट्स क्लियर। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग सीख लेते हैं, दो तरह के होते हैं। उसके बाद क्या लिखा मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मीन्स क्या बोलते हैं इसको हम, FPC। दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकंड होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है। तो देखो, अब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि पहले इवेंट ए हुआ हो, इवेंट ए एंड इवेंट बी, मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूं इस एग्जांपल की हेल्प से प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन अब उसको मैं यूज करूंगा कैसे करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवेंट ए भी होना चाहिए एंड इवेंट बी भी होना चाहिए, मीन्स दोनों इवेंट होने चाहिए। एंड इस एंड का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस एंड का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई करना। दैट्स क्लियर। मान लो इवेंट ए में कितने वेज हैं, 3, इवेंट बी में कितने वेज हैं, 4, तो और बीच में क्या है, एंड है, तो 3 इंटू 4 इज 12 वेज टोटल आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। अगर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करें तो मान लेते इवेंट ए भी हो रहा है और बीच में और इवेंट बी भी है, मीन्स या तो इवेंट ए हो जाए या मीन्स और इवेंट बी हो जाए, मीन्स इन दोनों में से एक इवेंट हो जाए। अगर ए इवेंट हो जाए तो इस और का मतलब होता है प्लस का साइन, इस और का साइन क्या होता है बेटा, प्लस। ठीक है, तो इवेंट ए में 3 मान लेते हैं, इवेंट बी में 4 मान लेते हैं, तो कितने बनेंगे, 7 वेज से पहन सकते हैं। दैट्स क्लियर। मीन्स मान लो 3 टाई हैं और 4 बेल्ट है बेटा, तो हम उनको कितने वेज से पहन सकते हैं, ऑब्वियसली 7 वेज से पहन सकते हैं। अगर डायरेक्ट देखा जाए तो या तो ए हो जाए या बी हो जाए। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 7 थे, तो 7 वेज से हम उनको पहन सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंदर अच्छे से ध्यान रखना है, सेम यही चीजें बेटा प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होती है कि जहां पे इवेंट में एंड आ जाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, या फिर और आ जाए। अगर एंड आ जाए, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस करना, ये आपको बोलना नहीं है। दैट्स क्लियर। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स देखिए। जब आप 2 या 3 टाइम्स इसको देखोगे
तो आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी प्रॉपर वे से। क्लियर बेटा? और अगर आपको बेटा ये 60-70% भी चीजें समझ में आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें प्रिंसिपल जो मैंने सिखाया आपको यही मैं यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर। और बेटा बहुत ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, 40-50 क्वेश्चंस है। मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, कैसे फील करते हैं और देन उसके बाद कैसे सोल्व आउट करते हैं। काफी बड़े क्वेश्चन नहीं है, 3-4 लाइन्स के क्वेश्चन है मुश्किल से। ठीक है, तो हम बिल्कुल प्रॉपर वे से काम करेंगे और मैं बिल्कुल सभी एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाऊंगा। और आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकिन बेटा कम से कम 2 टाइम्स जरूर देखना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? अगर आपने एक बार देखा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो, क्योंकि चीज ही ऐसी है बेटा, इसमें कोई ये नहीं कि बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह चल रही है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन अगर आपने फील कर लिया, फोकस कर लिया क्वेश्चन, तो आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बेटा। दैट्स क्लियर? तो करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा कमेंट करना ना भूले, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हो अच्छी अच्छी। दैट्स क्लियर? और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए।